जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, ये भाग। और प्यारे, दुनिया एक सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी, खरे को भी खोटे को भी, दुबले को भी मोटे को भी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आना जाना पड़ता है। कवि और गीतकार गोपाल दास नीरज की ये पंक्तियाँ जो फिल्म मेरा नाम जोकर की है, सर्कस में काम कर जीवन बसर करने वालों पर कितना सटीक बैठता है। सर्कस के बहाने दाखिल होते हैं उनकी खुशी में, उनके गम में, उनके सुख में, उनके दुख में, उनकी हंसी में, उनके ठहाकों में। यूं तो जोकरों की चर्चा हमारे प्राचीन नाट्य शास्त्रों में मिलता है, जिन्हें विदूषक कहा जाता था, जिनका मुख्य कार्य दर्शकों के साथ हंसी ठिठोली करना होता था, परंतु दुनिया भर में संगठित रूप से एक टेंट के नीचे इंसानों, जानवरों और पक्षियों के माध्यम से मनोरंजन करने का कार्य की शुरुआत का श्रेय 1768 ईस्वी में लंदन के फिलिप एस्टली को जाता है। जहाँ तक भारत में आधुनिक सर्कस की शुरुआत का प्रश्न है, उसका श्रेय प्रोफेसर विष्णुपंत छत्रे को जाता है। प्रोफेसर छत्रे घुड़सवारी कला और गायन में माहिर थे। छत्रे के ग्रेट इंडिया सर्कस ने 1887 में केरल के कन्नूर के थलासेरी का दौरा किया। छत्रे की मुलाकात वहाँ के स्थानीय मार्शल आर्ट कलरीपट्टू के कलाकारों से हुई। छत्रे ने सर्कस के कलाकारों के लिए वहाँ प्रशिक्षण के लिए समझौता किया, जिससे सर्कस की कलाबाजियों में बहुत निखार आया। परंतु भारत में पूर्ण विकसित सर्कस 1909 में हुई, जब भव्य रूप से ग्रेट इंडिया सर्कस की शुरुआत हुई। सामने दिख रहे इस तंबू की छत के नीचे शुरू होने वाला है सर्कस के अनेकों करतब। इसके अंदर गोलाकार मैदान के चारों तरफ दर्शक दीर्घा बनी हुई है। धीरे धीरे दर्शक अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। खास करके बच्चे जोकर को देखने के लिए अति उत्साहित हैं। मैदान के ऊपर लगे इस विशाल नेट के ऊपर शुरू होने वाला है रस्सियों के माध्यम से करतब, जिसमें कलाकार एक पवेलियन से दूसरे पवेलियन को रस्सियों के माध्यम से हवा में कलाबाजियां खाते हुए जाते हैं। उनके शरीर का लचीलापन यह करतब करते हुए देखते ही बनता है। यह कार्य जोखिम भरा है, परंतु क्या करें, पापी पेट का सवाल है। इसके अलावा कुत्तों का करतब भी देखने लायक है। चलिए चुपचाप इनके करतब का लुफ्त लेते हैं। इन करतबों को देख रहे दर्शकों का तालियां बजाते हुए उत्साह रोमांच पैदा कर रहा है। इस तरह से जोखिम भरा प्रदर्शन करते हुए कलाकार जख्मी भी होते हैं। इन्हें कई दिनों तक
बिस्तर पर रहना पड़ता है। इन्हें कई महीनों तक तंबुओं में रहना पड़ता है, परिवार से दूर रहना पड़ता है। यहाँ कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जो पूरे परिवार के साथ सर्कस में कलाबाजियां दिखाते हैं और इन्हीं तंबुओं में रात गुजारते हैं। आइए देखते हैं कुछ और तरह के करतब। परंतु आधुनिक समाज में जानवरों, पशु पक्षियों के प्रति संवेदना बढ़ने के कारण सर्कस का रंग धीरे धीरे फीका पड़ने लगा है। सिर्फ जानवर नहीं है, एनिमल्स नहीं है, कुत्ते हैं फिर हमारे पास। नहीं तो आप सर्कस में शेर चीतों की दहाड़, हाथी की चिंगाड़, घोड़े के करतब के अलावा आप पक्षियों के नज़ारे भी देख सकते थे। परंतु बाद में जानवरों और पक्षियों के सर्कस में उपयोग पर बैन लगा दिया गया, जिसके कारण सर्कस मालिकों के लिए आर्थिक मुनाफादार नहीं रहा। इन कारणों से मनोरंजन की महत्वपूर्ण विद्या विलुप्त होने की कगार पर है। सरकार को चाहिए कि सर्कस की कला को बढ़ावा देने के लिए उन्हें आर्थिक मदद दें। इन तमाम खूबियों और खामियों के बावजूद आप अपने बच्चों को सर्कस अवश्य दिखाएं। सर्कस के व्यवस्थापक ने हमें बताया कि ये बच्चे ही सर्कस को जीवित रखे हैं। जब तक बच्चे हैं तब तक सर्कस जीवित है। सर्कस में नहीं है, पहले सर्कस के विश्वास में, मगर जब तक बच्चा लोग रहे तब तक सर्कस देखते रहेगा। अभी भी स्कूल बस हो जाने के हम सर्कस सर्कस जोकर बोल के चिल्लाते बच्चे लोग जाते। अंत में गोपाल दास नीरज जी की पंक्तियों के साथ खत्म करना चाहूंगी, जो सर्कस के कलाकारों पर एकदम सटीक बैठता है। हाँ बाबू, ये सर्कस है। शो 3 घंटे का है। उसके बाद दर्शक घर लौट जाते हैं। रह जाती है खाली खाली कुर्सियां हैं, खाली खाली तंबू है, खाली खाली घेरा है। बिना चिड़िया का बसेरा है, ना तेरा है ना मेरा है।